दोस्तों कैसे हैं आप। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें ग्रीन हाउस प्रभाव और जो नाइट्रोजन गैस है उनके बारे में और साथ ही वायु प्रदूषण के बारे में बता दिया था। अब जो है कि हम अम्ल वर्षा और उनके जो प्रभाव है उनके बारे में पढ़ते हैं और साथ ही वायुमंडलीय दाब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखना शुरू करते हैं और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा क्या होता है कि जो वायुमंडल में वायु में विभिन्न कारकों के कारण जो है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपस में मिलते रहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न कारकों के कारण से सल्फर और जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं, और जब बारिश या वर्षा होता है तो वर्षा के जल में ये जो नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड हैं ये जो आपस में घुलकर वर्षा के जो जल है उस जल को, सामान्य जल को अधिक अम्लीय जल बना देता है, जिसको हम अम्ल वर्षा या तेजाबी बारिश बोलते हैं। वायुमंडल में वायु विभिन्न कारकों सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपस में मिलते रहते हैं, और साथ ही जब वर्षा होता है तो वर्षा के जल में ये जो ऑक्साइड है ये घुलकर जो जल सामान्य है उसको अधिक अम्लीय बना देता है, जिसको हम अम्लीय वर्षा या तेजाबी बारिश कहते हैं। साथ ही इस अम्लीय वर्षा में जो है कि नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4, है ना। अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल और साथ ही सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो है कि नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड ही आपस में मिलकर जो जल है सामान्य वर्षा का जो सामान्य जल है उसमें सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलकर अम्लीय बना देता है, जिसके कारण इस अम्लीय जल में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होता है। तो ये तो रहा अम्लीय वर्षा क्या होता है। अम्लीय वर्षा के बारे में आपने जान लिया। अब हम अम्ल जो वर्षा है उस वर्षा से क्या क्या प्रभाव होता है, क्या क्या हानि होता है, इसके बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं, है ना दोस्तों। तो अब हम पढ़ते हैं अम्ल वर्षा के जो प्रभाव है उसके बारे में। अम्ल वर्षा के कारण जो पौधों के पत्ते हैं वे पीले पड़ जाते हैं और फिर वे नष्ट हो जाते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य प्रभाव ये होता है कि जो पौधों के पत्ते हैं वह पीले पड़ जाते हैं और साथ ही वो उन पत्तों को नष्ट भी कर देते हैं। अम्ल वर्षा से जो मृदा और जंगल हैं इनको भारी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये पौधों के पत्ते को पीले कर देते हैं और उसके बाद पीले पड़ने के बाद उनको नष्ट भी कर देते हैं। तो अम्ल वर्षा इस प्रकार से मृदा और जंगलों के लिए हानिकारक है और नुकसान भी पहुंचाता है, क्योंकि ये पौधों के पत्तों को पीला कर देता है और साथ ही उसके बाद उसको नष्ट भी कर देता है। अम्ल वर्षा से जो भवन है, मूर्तियां हैं, विशेषकर पत्थर और जो संगमरमर का पत्थर है उससे जो बना जो घर है, जो भी वस्तु है उससे ये क्रिया कर क्षरण कर देता है। क्षरण मतलब कि क्षरण कर देता है। जैसे कि आगरा के स्थित में ताजमहल जो स्थित है वो अब पहले जैसे नहीं है, क्योंकि अम्ल वर्षा के कारण उसमें क्षरण हो चुका है, जिसके कारण वो पहले जैसा नहीं है, क्योंकि वो संगमरमर के जो पत्थर है उससे बना है। और अम्ल वर्षा से जो है कि इनका इफेक्ट अम्ल वर्षा जो होता है इनका इफेक्ट जो पत्थर और संगमरमर होता है इन पर पड़ता है, जिसके कारण जो आगरा का ताजमहल है उसमें भी क्षरण हो चुका है ना। तो ये अम्ल वर्षा का मतलब कि बहुत बड़ा इफेक्ट है कि वो भवन को, मूर्तियों को और साथ तो संगमरमर का जो पत्थर है उसको उसके साथ क्रिया कर वो क्षरण करता है ना। अम्ल वर्षा से जो जल का स्रोत है वो भी प्रदूषित होता है, जिसके कारण जो मछलियों की प्रजाति हैं
वो भी विलुप्त हो जाती है और साथ ही मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक है। मतलब कि देखा जाए कि जो ये अम्ल वर्षा है ये हमारे लिए सभी प्रकार से ही हानिकारक और नुकसानदेह है। जो है कि ये जो जल के स्रोत है उनको भी प्रदूषित कर देता है, मछलियों की, जिसके कारण जो मछलियों की प्रजाति हैं, अब तालाब का जल प्रदूषित हो गया तो उनकी जो मछलियों की प्रजाति हैं वो भी विलुप्त होकर मर के विलुप्त हो जाती हैं और मानवीय जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी हानिकारक है। साथ ही भवन मूर्तियों और संगमरमर के पत्थरों को भी यहाँ इफेक्ट डालता है और पौधों पर भी इफेक्ट डालता है, जिसके कारण जो मृदा और जंगल है उन पर ये भारी नुकसान पहुँचाता है। तो ये तो रहा अम्ल वर्षा और अम्ल वर्षा के प्रभाव। अब हम जो इनके उत्तर दीजिए जो प्रश्न उत्तर है उसको कर लेते हैं, उसके बाद वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो ये रहा अम्ल वर्षा और अम्लीय वर्षा के प्रभाव, इसको आप लोग का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं जो इनके उत्तर दीजिए इनको, उसके बाद हम जो वायुमंडलीय दाब है उनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं ये इनके प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया वायु को प्रदूषित करने वाली जो कि प्रमुख गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इनको देखते हैं। तो वायु को प्रदूषित करने वाली जो प्रमुख गैसें वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि जो है कि वायु को प्रदूषित करती हैं। वायु को प्रदूषित करने वाली जो मुख्य गैसें हैं वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड इत्यादि जो गैसें हैं ये वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें हैं। दूसरा प्रश्न है सड़क के नज़दीक अगर स्थित पेड़ की पत्ती है और उसे दूर से स्थित पेड़ की पत्ती की सतह पर हम जमे पदार्थ में आप क्या अंतर पाएंगे। तो इस पौधों की जो जैविक क्रिया है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखते हैं। तो सड़क के नज़दीक स्थित नीम के पेड़ की पत्ती में कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जो सड़क के नज़दीक जो स्थित जो नीम का पेड़ होता है उसमें क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और जो निलंबित कण और धूल वगैरह हैं वो चिपक जाता है, जिसके कारण उसमें अधिक छिद्र बन जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उनमें ठीक से नहीं हो पाती। इस प्रकार से जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, जबकि जो दूर स्थित पेड़ की पत्ती हैं वो अपेक्षाकृत जो साफ सुथरा और हरी भरी होती हैं। तो सड़क के नज़दीक की स्थिति में जो पत्ती हैं वो उनके आसपास में जो वाहन हैं उनसे जो निकलने वाला प्रदूषण है उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और निलंबित कण धूल वगैरह के कारण उनमें जो है वो चिपक जाता है और उसमें अधिक छिद्र भी हो जाता है, जिसके कारण उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती हैं और जो जैविक प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होने के कारण जो पत्ते हैं वो पीला पड़ जाता है। जबकि जो है कि जो दूर स्थित पेड़ हैं वहाँ पे ये जो इफेक्ट है जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं रहता, तो जिसके कारण वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो साफ सुथरा और हरा भरा होता है। तो ये तो रहा दूसरा क्वेश्चन। अब हम ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सी जो गैसें हैं वो उत्तरदायी हैं उनको पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो उत्तरदायी गैसें हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 और ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि जो गैसें हैं ये ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो इत्यादि जो गैसें हैं ये जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। ये तो रहा ग्रीन हाउस प्रभाव का जो उत्तरदायी गैस है उन गैसों के नाम। अब हम जो है कि अम्ल वर्षा, तो अब हम पढ़ते हैं जो अम्ल वर्षा का मुख्य कौन कौन से अम्ल होता है और ये जनजीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो इसको देखते हैं। तो जो अम्ल वर्षा है उसमें मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होते हैं और ये जनजीवन को निम्न प्रकार से जो है कि प्रभावित करते हैं। पहला, ये तो अम्ल वर्षा से पेड़ पौधों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, फिर भी उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण वे नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जो मिट्टी और वना का जो होता है वो भी उनमें भी बहुत नुकसान होता है। जल के स्रोत को भी प्रदूषित करता है, जिसके कारण जो
मछलियों की प्रजाति है उनका भी जीवन प्रभावित होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट डालता है। साथ ही भवनों मूर्तियों का भी क्षरण होता है, जैसे आगरा का ताजमहल का क्षरण होता है ना। तो अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं और इनके जो इफेक्ट हैं उनसे जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और उनमें जैविक प्रक्रिया नहीं हो पाने के कारण उनके पत्ते नष्ट हो जाते हैं। साथ ही ये मृदा जंगलों मिट्टी व वनों को नुकसान पहुंचाता है और साथ ही जल के स्रोतों के साथ भी ये नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण जो तालाब के जल में इफेक्ट डालने के कारण जो मछलियों का जीवन है वो भी प्रभावित होता है। साथ ही ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है और भवनों मूर्तियों का भी ये क्षरण करता है, जिसके कारण ये हर तरफ से हमारे लिए हानिकारक ही है। जो अम्लीय वर्षा है वो हमारे लिए हानिकारक है। अब ये तो रहा इनके प्रश्न उत्तर हो गया, इनके उत्तर दीजिएगा। जो 4 क्वेश्चन थे वो चारों क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब मैं वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है उसके बारे में। तो जो हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल है उस पर उसके द्वारा एक आरोपित दाब लगाया जाता है जिसको हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। और पृथ्वी की सतह से जो ऊपर जाने पर हमको वायु का घनत्व बदलने के कारण भी दाब भी बदल जाता है, यानी कि ऊपर जाने पर घनत्व घटता है जिससे वायुमंडलीय दाब में भी कमी हो जाती है। हमारे चारों ओर जो है कि वायुमंडल में स्थित जो दाब उनके द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, यानी कि जो वायु के द्वारा जो लगाया गया दाब है उसको हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो है कि वायु का घनत्व बदलने के कारण भी दाब का जो दाब है वो भी चेंज हो जाता है और साथ ही ऊपर जाने पर जो वायु का घनत्व है वो नीचे आता है यानी कि घटता है, जिसके कारण जो है कि वायुमंडलीय दाब में भी कमी हो जाती है। तो वायुमंडलीय दाब तो यह रहा कि वायुमंडलीय दाब जो है कि हमारे चारों ओर स्थित जो वायुमंडलीय दाब है उनके द्वारा जो आरोपित दाब लगाए जाते हैं उनको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। इसको एक क्रियाकलाप दिया है पुस्तक में, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या है, साइकिल लिया है, पंप लिया है और ट्यूब और गुब्बारा। तो सर्वप्रथम साइकिल पंप की सहायता से साइकिल ट्यूब और गुब्बारे में हवा भरना है। हमको क्या करना है कि साइकिल में हवा भरने का जो पंप होता है उस पंप को लेना है और साइकिल का ट्यूब लेना है, साथ ही गुब्बारा लेना है ना। और गुब्बारे और ट्यूब में भी हवा भरना है और और उसके बाद देखेंगे कि जो गुब्बारा और साइकिल है जो उनको दोनों है गुब्बारा फूल जाता है और साथ ही साइकिल का ट्यूब दोनों फूल जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जो वायु में उपस्थित गैसों का सूक्ष्म कण है वो गुब्बारे और साइकिल की दीवारों से टकराकर उन पर दाब डालते हैं, जिससे उनकी जो भीतरी दीवारों पर पड़ने वाला वायु का दबाव है जिसके कारण वे फूल जाते हैं और इस तरह उतनी ही जगह पर वायु भर दी जाती है तो वह दाब डालती है, जिसके कारण जो है कि हमारा जो पहिया है वो आगे बढ़ पाता है। कहने का मतलब है जैसे कि हम वायु का जिसकी साइकिल का पंप है और गुब्बारा और साइकिल के ट्यूब में हवा भरते हैं तो उनमें पूरा मतलब कि दीवार लगा रहता है साइकिल के ट्यूब में, मतलब आ जा मत पाए करके, है ना। तो वहाँ पे वो वायु जा के आपस में टकरा के दबाव डालकर वहीं रुक जाता है और जिसके कारण जो दीवार है उनके कारण वो नहीं निकल पाता और दबाव डालने के कारण वो फूल जाते हैं और फूल जाते हैं उसके कारण ही मतलब कि वो फूलता है और साथ ही उनमें वायु भर दी जाती है जिसके कारण वो दाब डालते हैं और हमारा जो पहिया है वो आगे बढ़ता है ना। वायुमंडलीय दाब तो मैंने बता दिया आपको, जो है कि हमारे चारों ओर स्थित जो वायुमंडल है उसके द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, है ना। और वायुमंडलीय दाब उसी को बोलते हैं और साथ ही जो पृथ्वी की सतह उससे ऊपर जाने पर जो है कि वायु का घनत्व घटने के कारण जो है कि वायुमंडलीय दाब में भी चेंजेस हो जाता है और वो कम हो जाता है ना। वायुमंडलीय दाब में भी कमी हो जाती है ना। तो ये रहा, तो वायु का घनत्व बढ़ने से वो उसका दाब में भी चेंजेस हो जाता है, साथ ही वायु का घनत्व ऊपर जाने पर घटता है और जिसके कारण दाब भी घट जाता है।
तो ये तो रहा वायुमंडलीय दाब। अब हम उनके प्रभावों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, है ना दोस्तों। वायुमंडलीय दाब के कुछ प्रभाव हैं, जिसके हमारे शरीर में कोई वायुमंडलीय अधिक दाब डालता है ना। और दाब डालता है तो हम ये दाब डालने के कारण जो हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है ना, और उनमें भी तरल पदार्थ होते हैं, और जो अंदर से जो दाब है वो दाब आरोपित करते हैं, और कोशिका के अंदर जो आरोपित ये है जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है ना। देखिए वायुमंडलीय दाब देखो, जिसकी आप जैसे कि आप जिन लोग अंतरिक्ष में जाते हैं वो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर लाने के लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि ऊपर में जो है कि वायु का ज्ञान घटता है तो वहाँ पे ज़्यादा दबाव मतलब कि होता है ना। तो उसके कारण जो है कि क्या होता है कि उन लोग मतलब कि ना शरीर का जो वायुमंडलीय दाब है उन पर जो अधिक दाब डालता है। वायुमंडल में जो दाब होता है जिसकी जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में दबाव होता है, और जो वायुमंडलीय जो दाब होता है वो दाब अत्यधिक दाब डालता है हमारे कोशिका के दाब में, जिसके कारण जो है कि ये फटने की भी संभावना रहती है। जिसके कारण जो भी वायुमंडलीय अंतरिक्ष में जाते हैं वो अपने सावधानी के लिए जो भी सावधानी बरतने वाली चीज़ें हैं वे करते हैं। ये रहा जो है कि वायुमंडलीय दाब का प्रभाव ये होता है कि जो कोशिका है वो भी वहाँ पर भी वायुमंडलीय दाब होता है, और ये बराबर होने के कारण जो है कि ये पिचकता नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा दबाव डाला तो जो हमारा कोशिका है वो नस है वो फट सकता है। तो ये रहा वायुमंडलीय दाब का कुछ प्रभाव। इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। हमको क्या लेना है? ग्लूकोज की खाली बोतल लेना है और कार्क लेना है, कांच की 2 मुड़ी हुई नलियाँ और गुब्बारा। तो सर्वप्रथम कार्क में 2 छेद करना है, ठीक है, और छेद कर उसको मोड़कर कांच की नली में लगा देना है। और पहली नली में जो निचले वाला भाग है उसमें हमको गुब्बारा लगाना है, और जो कार्क का जो दूसरा बोतल कार्क का बोतल है उसका जो मुँह है उस पर जो बोतल है उसको लगाना है ना। और दूसरी नली का मुँह है उस पर बोतल को लगाकर भीतर से हवा जो बाहर है उसको खींचना है, मतलब कि खींचना है। तो क्या होता है, ऐसा करने पर जो नली है, नली पर जो बंधा गुब्बारा है वो गुब्बारा जो है कि जिसकी हवा को आप खींचे, ठीक है, तो वो जो है कि सिकुड़ जाता है। अगर हम उन पे हवा डालें तो वो फूल जाता है ना। इसको तो हम देखते हैं कि जो गुब्बारा है वो धीरे धीरे फूलने लग जाता है, और कभी कभी अत्यधिक दाब डालते हैं तो वो फूल जाता है, और साथ ही अत्यधिक फूलने के कारण वो फट जाता है। ऐसा मुख्यतः बोतल के भीतर जो वायु दाब है उनकी कमी होने के कारण होता है। तो उसी प्रकार जब हमारी पृथ्वी से हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, जिसके कारण जो वाहिनियाँ हैं उन पे अधिक दबाव डालने के कारण वे फूल जाती हैं और कभी कभी वे फट भी जाती हैं। और साथ ही जो वायुमंडलीय दाब है वो परिवर्तन मौसम को भी प्रभावित करता है। जब किसी भी स्थान पे अगर हम वायुमंडलीय दाब अचानक से कम हो जाता है तब वहाँ पे आंधी तूफान आता है, और जो वायुमंडलीय दाब है वो बहुत ही कम हो जाता है, और जिसके कारण ही वर्षा होने लगती है। तो ये तो रहा कि वायुमंडलीय दाब का जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट मौसम पर भी डालता है, जिसके कारण आंधी तूफान होता है और अचानक से वर्षा होता है। साथ ही जो पृथ्वी के का ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष वगैरह, तो उनको अपने साथ कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए ले जाते हैं, ताकि जो वाहिनियाँ हैं उन पर अधिक प्रेशर डालने के कारण जो है कि वो फूल कर फट जाती हैं, और जिसके कारण जो कोशिकाएँ हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। इसके लिए जो है कि वे अपने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कुछ अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया जो एयर प्रेशर का जो इफ़ेक्ट है उसको। अब हम पढ़ते हैं जो एयर इफेक्ट जो एयर जो दाब है, जो प्रेशर है उसको हम किससे नापते हैं, उसका इकाई मापन क्या है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब के मापन के बारे में। उसको कैसे मापा जाता है, कैसे करके उसको मापा जाता है, किसने इसका खोज किया, उस यंत्र का क्या नाम है। तो चलिए दोस्तों उसको देखते हैं। तो वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए
1643 में जो टॉरिसेली जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसको हम बैरोमीटर या वायु दाब मापी कहते हैं। ये जो है कि दो प्रकार से होता है, एक होता है पारद बैरोमीटर, एक होता है एनीरॉयड बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए सन 1643 में जो टॉरिसेली वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसका नाम है बैरोमीटर या वायु दाब मापी, है ना। और ये जो है कि दो प्रकार से होता है, एक होता है पारद बैरोमीटर, एक होता है एनोराइड बैरोमीटर। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब का जो मान है वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन या मीटर प्रति सेकंड, या जो है कि देखियो जो वायुमंडलीय दाब का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है पास्कल या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो उसको हम पारे के स्तंभ में 76 सेंटीमीटर के दाब के तुल्य होता है। 76 सेंटीमीटर जो पारे का स्तंभ होता है उसके दाब के तुल्य होता है। तो ये तो रहा वायुमंडलीय दाब को जो मापा जाता है उसको हम बैरोमीटर या वायु दाब मापी बोलते हैं, जिसका आविष्कार 1643 में जो है कि टॉरिसेली वैज्ञानिकों ने किया था। और वह दो प्रकार से होता है, पारद बैरोमीटर और एनीरॉयड बैरोमीटर। और सामान्यतः वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना। अब हम पढ़ते हैं जो द्रव है वो समान गहराई पर जो दाब है, प्रेशर है, वो डालते हैं या नहीं। तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद इनके उत्तर दीजिए को देखते हैं। उसके बाद जो इनके पूरे प्रश्न उत्तर और हमने सीखा है उनको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको जो आखिरी टॉपिक है उसको देख लेते हैं। आखिरी जो टॉपिक है वो है कि उसके लिए हमें एक प्लास्टिक की खाली बोतल लेना है और पानी। तो बोतल लेना है और बोतल लेना है और उसको दर्शाया गया, जो ये यहाँ पे दर्शाया गया है उस ऊंचाई पर समान ऊंचाई पर जो है कि कील की सहायता से एक एक छेद चारों ओर कर लेना है। और उसके बाद हमको पानी को डालना है और पानी को डालने के बाद हम देखते हैं कि जो पानी है वो बराबर मात्रा में इन छिद्रों से निकलता है। इससे पता ये चलता है कि जो द्रव का जो दीवार है उस पर समान गहराई और समान दाब डालते हैं, जिसके कारण से समान मात्रा में पानी निकलता है। तो इसको मैं इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं आपको ऐसी बता बस देता हूँ, है ना, कि उसको एक बोतल लेना है, उसको स्केल की सहायता से जो ऊंचाई दर्शाया गया है उस ऊंचाई में आपको चारों ओर छिद्र कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, पानी डालना है उसमें और उसमें समान मात्रा में पानी निकलता है, उसको देखना है ना। तो ये तो रहा। और हमको ये पता चल गया कि जो द्रव है वो समान गहरी पर दबाव डालते हैं, जिसके कारण जो ये बोतल का छिद्र उसमें समान मात्रा में पानी निकल रहा है ना। अब हम पढ़ते हैं जो इनके उत्तर दीजिए हैं, इनके प्रश्न उत्तर को मैं कंप्लीट करा देता हूँ। और जो हमने सीखा और जो बाकी के जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं करा देता हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन दिया है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। तो जो हमारे चारों ओर स्थित जो वायुमंडल द्वारा जो आरोपित दाब है, जो लगाया गया दाब है, उसको हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। जैसे कि हम पूरी पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो वायु का घनत्व कम होने के कारण जो है कि वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाता है। तो ये रहा वायुमंडलीय दाब। अब हम पढ़ते हैं किसी स्थान पर अगर वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाने के कारण जो है कि मानव शरीर पर इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है जो है कि अगर हम किसी भी स्थान पर ऐसे स्थान पर जाए कि यहाँ पर वायुमंडलीय दाब बहुत ही कम है, तो वहाँ पे जो मानव का शरीर है उस पर यह इफेक्ट होता है कि जो उनकी रक्त वाहिनियाँ हैं उन पर जो दाब और प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण कि जो रक्त की वाहिनियाँ हैं वो फूल जाती है और कभी कभी ये फट भी जाते हैं, जिससे जो मनुष्य उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो वायुमंडलीय दाब में बहुत कम होने के कारण ये मानव के शरीर पर जो रक्त वाहिनियाँ हैं उन पर प्रेशर डालता है, जिसके कारण वो फूल जाता है और फूलने के कारण वो फट जाता है, जो क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, जिससे जो मानव है उनका मृत्यु भी हो सकता है।
तो ये रहा। अब जो आखिरी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो ये मात्र 2 ही क्वेश्चन थे। वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं और किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब बहुत मतलब जाने फिर जो मानव शरीर उन पर क्या इफेक्ट होता है। तो ये इसका प्रश्न उत्तर है, आप इसको रोक कर स्क्रीनशॉट कर लेना। और जो उनके हमने सीखा और जो एक प्रयोग है उसको मैं प्रैक्टिकली करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। उनके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।